नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज के आर्टिकल्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ठीक है, इंडिया ब्रेसेस फॉर इम्पैक्ट ऑफ 50% यूएस टैरिफ फ्रॉम टुडे। आज से जो ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर, ये आज से लागू हो जाएगा। ठीक है, पहले तो 25% था, जो 25% एक्स्ट्रा लगाया वो भी इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्यों लगाया था, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आस्क व्हाई जुडिशरी कांट रिव्यू द इनएक्शन ऑफ गवर्नर। इसमें आर्टिकल 200 का बात करेंगे, आर्टिकल 200 की बात करेंगे। इसमें नंबर ऑफ पोलियो केसेस रिपोर्टेड इन पाकिस्तान। देखिए थोड़ा पोलियो के बारे में जानकारी लेंगे कि पोलियो कैसे होता है, इसको कैसे हटा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया साइट्स एंटीसेमिटिक अटैक टू कट टाइज विद द ईरान। इसमें भी थोड़ा मैपिंग वगैरह देख लेंगे। ठीक है, यूएस टैरिफ में रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट। क्रिसिल त्रिपुरा नोएडा सूरत स्टॉप आउटपुट ऑन हाई यूएस टैरिफ। मतलब त्रिपुरा नोएडा सूरत ने बैन कर दिया है कपड़े बनाना, मतलब कम कर दिया है। ठीक है, उसके बाद क्वाड के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, और बीजिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और वाटर के बारे में बात करेंगे कि हमारा पानी एक्चुअली है कहाँ पे, उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। इंडिया ब्रेसेस फॉर इम्पैक्ट ऑफ 50% यूएस टैरिफ फ्रॉम टुडे। आज से जो टैरिफ लगने वाला है कितना, 50%। और कौन कौन से गुड्स पे, देखिए यहाँ पे गुड्स लिखा हुआ है। अपैरल, जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ना, टेक्सटाइल वगैरह, अपैरल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, जीन्स वगैरह जो हो गया उसके ऊपर। जेम्स एंड ज्वेलरी, बिकॉज इंडिया सबसे लार्जेस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है यूएसए को। ठीक है, जो भी नेकलेस वगैरह हो गया सबसे ज्यादा। श्रिम्प, श्रिम्प आपने पढ़ा होगा, प्रॉन्स जिसको बोलते हैं प्रॉन्स। कारपेट, जो कि कारपेट अपना यूपी में सबसे ज्यादा बनता है, भदोही डिस्ट्रिक्ट में। भदोही में सबसे ज्यादा, मतलब इंडिया का सबसे ज्यादा जो कारपेट जो सेंटर है भदोही में है कारपेट। ठीक है, फर्नीचर। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम दिस सेक्टर्स कुड प्लंज 70%। तो इसके बाद बात कर, इंडिया स्टैंड्स बाय स्टेटमेंट दैट यूएस टैरिफ इज अनरीजनेबल। इंडिया बार बोल रहा है कि ये टैरिफ लगाया हो ये अनरीजनेबल लगाया। देखिए सबसे पहले इसने 25% लगाया था। ठीक है, 25%। अब उसी को इसने 50% एक्स्ट्रा 25% एक्स्ट्रा, जो टोटल 50% लगा दिया इसके ऊपर, ये बोल के कि तुम रशिया से ऑयल परचेस करते हो, और रशिया से ऑयल परचेस करते हो और रशिया को पैसे देते हो, और रशिया उस पैसे को यूक्रेन को अटैक करने के लिए यूज करता है, इसीलिए हम तुम्हारे पेनल्टी लगा रहे हैं। ठीक है, तो भाई चाइना तो हमसे भी ज्यादा खरीदता है, चाइना हमसे भी ज्यादा रशियन ऑयल खरीदता है, लेकिन चाइना के ऊपर तो नहीं लगा रहे। चाइना के ऊपर सिर्फ 30% का टैरिफ है, 30%, और इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ है, 50%। मतलब ये बताया, जो गुड्स वगैरह बताया इसमें, अपैरल, टेक्सटाइल, जेम्स, इसमें 50% का टैरिफ लगेगा। अब टैरिफ का थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि कैसे ये होगा अप्लाई। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई गुड्स है, हमने 10 रुपए का गुड्स बनाया, ठीक है, 10 रुपीज का ये बनाया कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, 10 रुपए का हमने एक जींस बनाया। ठीक है, अब 10 रुपए का जींस हमने यूएसए भेज दिया। अब वहां पे 50% टैरिफ लगाएगा, तो 10 रुपए का 50% कितना हुआ, 5 रुपए। टोटल 15 रुपए में जींस वहां पे बिकेगा। ठीक है, हमारा जो लगाने का कॉस्ट वगैरह बनाने का कॉस्ट टोटल हुआ 7 रुपया। 3 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन हम प्रॉफिट में कमाएंगे। ये जो 5 रुपए ये तो यूएसए कमाएगा, मतलब जो 3 रुपए मिलने वाला था ये 3 रुपए मिलेगा। लेकिन अब वही फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बांग्लादेश को। ठीक है, बांग्लादेश यही वाला जो हम 10 रुपए में बेच रहे हैं, वो वहां बेचेगा 7 रुपये में। ठीक है, 7 रुपये में, चलिए ठीक है, 10 रुपये में बेचेगा, ये 10 ले, लेकिन उसके ऊपर जो टैरिफ है ये अगर कितना है 20% है, तो उसका जींस वहां पे बिकेगा 12 रुपये में। मतलब हमारा जींस जो रहेगा 15 रुपए का रहेगा, और बांग्लादेश का जींस 12 रुपए। तो 15 वाला जींस लोगे या फिर 12 वाला, क्योंकि क्वालिटी सेम ही रहेगा। तो इस वजह से इंडिया का मार्केट ऐसे हट हो सकता है, जेम्स एंड ज्वेलरी में, अपैरल्स में, इस तरह से ऐसे हट हो सकता है अपने इंडिया, क्योंकि बाहर वाले बोले कि इंडियन प्रोडक्ट्स महंगा है। जैसे अमेरिका में कोई आपका फ्रेंड है, वो बोलेगा नहीं यार मैं इंडिया का प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा, यहाँ पे महंगा बिकता है। तुम वहां से बेचते हो 100 रुपए में, यहाँ पे बेचते हैं 250 रुपए में, तो मैं 250 रुपए छोड़ के मैं बांग्लादेश का ये प्रोडक्ट लूंगा, क्योंकि बांग्लादेश में 100 रुपए में बेचता है, लेकिन यहाँ पे मिलता है 150 में। तो कितना 100 रुपए का ये हुआ ना, क्योंकि उसको 100 रुपए कम में मिल रहा है उसको बांग्लादेश का प्रोडक्ट विद सेम क्वालिटी। तो ये है इसका टोटल। ठीक है, और ये इंडिया का जो मार्केट है इसको डाउनग्रेड कर देगा। ये है टैरिफ का पूरा मतलब।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया साइट्स एंटी सेमेटिक अटैक टू कट टाइज विद ईरान। देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया और ईरान के बीच में थोड़ा सा चैलेंजेस पैदा हो गए। इसमें ये हुआ मुश्किल कि ईरान के कुछ गवर्नमेंट बैक्ड या फिर गवर्नमेंट नॉन बैक्ड, मतलब ये नॉन गवर्नमेंट बैक्ड, सिडनी में, ये देखिए ये है सिडनी, यहाँ पे एक होटल है लेविस कॉन्टिनेंटल किचन, यहाँ पे प्लान बम अटैक किया। ठीक है, प्लान बम, हालांकि किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन प्लान बम अटैक करने का प्रॉब्लम ये क्या, ईरान गवर्नमेंट हैड डायरेक्टेड आर्सन अटैक ऑन द लेविस, यहाँ पे बम अटैक करने का प्लान बनाया। तो जो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस है, जैसे हमारे यहाँ पे रॉ है, ठीक है, हमारे यहाँ पे रॉ है, ठीक है, यूएसए का सीआईए है, इजराइल का मोसाद है, तो वैसे यहाँ पे क्या है, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उन्होंने बताया कि ईरान अटैक कर रहा है यहाँ पे अटैक करने वाला है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के साथ रिलेशनशिप खत्म करने की बात की। जो यहाँ पे डिप्लोमेट्स ईरान में, ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट, ऑस्ट्रेलियन आईएएस ऑफिसर या फिर आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर ऑस्ट्रेलिया का, ईरान में जो बैठा हुआ था डिप्लोमेटिक टॉक्स के लिए, उसको यहाँ से हटा के किसी और कंट्री में कर दिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलियन कंट्री डिप्लोमेट, हाँ बस वही, तेहरान से किसी और में कर दिया। अब थोड़ा ईरान और ऑस्ट्रेलिया का मैपिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये ईरान है, ईरान यहाँ पे ये हो गया अपना तुर्कमेनिस्तान, इसका बाउंड्री कंट्री आता है। ये अपना आ गया अफगानिस्तान, ये आ गया पाकिस्तान, फिर यहाँ पे आता है अजरबैजान, ये आता है आर्मेनिया, ये आता है इराक। ठीक है, ये इसके बाउंड्रीज है। अब ऑस्ट्रेलिया का कोई बाउंड्रीज नहीं है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जो कि 7 पार्ट में डिवाइडेड है। ये देखिए, इधर आता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ये आता है नॉर्थर्न टेरिटरी, ये आता है सदर्न ऑस्ट्रेलिया, ये आता है क्वींसलैंड, फिर आता है यहाँ पे ये न्यू साउथ वेल्स, फिर विक्टोरिया। टोटल 7 है, 3 4 5 6, टोटल 7 है। ठीक है, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये इसका कैपिटल कैनबेरा। ठीक है, ये हो गया अपना ऑस्ट्रेलिया और ईरान का मैप। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वाड टॉक्स ऑन एजेंडा व्हेन मोदी मीट्स जापान पीएम शिबा। हालांकि अभी जापान के प्राइम मिनिस्टर शिबा है, तो वो क्वाड के बारे में बात करें, क्योंकि क्वाड एक ग्रुप है जिसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वाड शेप में है, इसीलिए इसका नाम क्वाड ही दे दिया गया। ठीक है, हालांकि इसका कोई फुल फॉर्म है नहीं, क्वाड का कोई फुल फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब इस बात करें क्वाड का फॉर्मेशन कैसे। क्वाड का फॉर्मेशन 2007 में हुआ था। ठीक है, हालांकि इसका प्लानिंग 2004 से हो गया था, 2004 से, जब ये इंडियन ओशन में सुनामी आया था ना, सुनामी, उस समय जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने डिसाइड किया कि हमें ग्रुपिंग बनानी चाहिए इस रीजन में, ताकि इस रीजन का जो सिक्योरिटी का भागदौड़ संभाल सके। लेकिन 2007 में फॉर्म तो हुआ, लेकिन इसके बाद दौर मतलब कोई काम नहीं, मतलब ना इसका मीटिंग होता था ना, जैसे भी सार्क का हाल चल रहा है, SARC, जैसे भी सार्क का हाल चल रहा है। ठीक है, उसी तरह क्वाड का हो गया था। ठीक है, लेकिन 2017 में इसका रिवाइवल हुआ, और उसका कारण ये था कि चाइना अपना डोमिनेंस पूरा फैलाने लगा। चाइना यहाँ पे जैसे फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इनके ऊपर अपना कंट्रोल जताने लगा, और ये अपना ये श्रीलंका हो गया और कुछ अफ्रीकन नेशन, तो इनके ऊपर अपना कंट्रोल जताने लगा। ये देखिए, उनको लोन देने लगा, मोस्टली उनको लोन देता था, और लोन के बहाने उनसे हैवी टैक्सेस लेता था, और लोन नहीं चुका पाने की वजह से जैसे ये हम्बनटोटा पोर्ट यहाँ का हो गया, हम्बनटोटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, हम्बनटोटा, जो कि 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया, क्योंकि श्रीलंका चाइना का लोन चुका नहीं पा रहा था, तो 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे दिया उसको। इसी तरह करके चाइना ये अक्वायर करता है लैंड वगैरह, ये बाउंड्री वगैरह, और इस चाइना से, ये देखिए, ये है अपने साउथ चाइना से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, आपने जो इकोनॉमिक जोन है उससे भी आगे ये सब कंट्रीज के ऊपर अपने डोमेन। तो इसी करने के लिए क्वाड बोला कि नहीं, अब क्वाड की जरूरत है, यूएसए भी फोर्स करने लगा कि नहीं, अब क्वाड की जरूरत है। तो इस तरह से क्वाड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्वाड इस तरह क्वाड में यही मेंबर है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। ठीक है,
हालांकि इसमें इस आर्टिकल में ऐसा कुछ खास है नहीं, यहाँ पे खाली बोला है कि जो अपना अभी ये अपना एससीओ का मीटिंग होने वाला है, एससीओ की मीटिंग के द्वारा ही, एससीओ की मीटिंग के दौरान क्वाड का मीटिंग ये साइड में हो जाएगा अपना जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है अभी कौन है, ये इशिबा, ये उनके साथ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर एससीओ भी लिस्ट में आ गया, ठीक है, तो थोड़ा एससीओ का भी डिस्कस कर लेते हैं कि एससीओ में मेंबर्स कौन है, ठीक है। एससीओ के मेंबर्स चाइना, रशिया, फिर अपना जो सेंट्रल 5 है, ये जो कंट्रीज यहाँ पे है सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इसमें आता है कजाकिस्तान आ गया है। इसके बाद आता है अपना उज्बेकिस्तान, हालांकि उज्बेकिस्तान 2002 में मेंबर बना था, ठीक है। और जो चाइना, कजाकिस्तान, ये सब 1998 के आसपास बने थे। उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया, फिर आता है अपना क्या, इंडिया, पाकिस्तान, बेलारूस, ईरान, ठीक है। ये टोटल इसके मेंबर आ गए। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल का, नंबर ऑफ पोलियो केसेस रिपोर्टेड इन पाकिस्तान दिस ईयर। थोड़ा पोलियो के बारे में बात करते हैं कि देखिए पोलियो वायरस, पोलियो अगर किसी को होता है उसका क्या इम्पैक्ट है, इसको कैसे ठीक किया जाता है। तो पहले बात होती है कि पोलियो इज ओनली प्रिवेंटिव, नॉट क्यूरेटिव। मतलब किसी भी व्यक्ति को एक बार अगर पोलियो हो गया तो उसको ठीक नहीं किया जा सकता, इसको सिर्फ बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोई आदमी हो गया, ये अपना पोलियो वायरस हो गया, ठीक है, ये इसको प्रिवेंट कर सकता है, मतलब इसको रोक सकता है। लेकिन अगर बाय चांस अगर हो गया तो इसको फिर बचाना, मतलब पोलियो हटाना फिर मुश्किल है। अब देखिए पोलियो होता कैसे, पोलियो वायरस एक पोलियो वायरस होता है, ठीक है। पोलियो वायरस जो कहीं भी मतलब मोस्टली ओपन डेफिकेशन या फिर गंदा पानी पीने के वजह, जो अपना कोलेरा वगैरह ना, कोलेरा, हालांकि कोलेरा और इसका कोई रिलेशन नहीं, लेकिन अगर कुछ पानी में भी अगर पोलियो वायरस वगैरह मिला हुआ तो उस वजह से पोलियो वायरस हो जाता है, जो कि प्रिवेंटिव हो सकता है। ओपीवी देके, ओरल पोलियो वैक्सीन देके ये प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन क्योर नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल जो बच्चों को दे रहे हैं ये अपना जो वैक्सीन जो बच्चों को देते हैं, पोलियो ड्रॉप देते हैं हर बच्चे को, ये रहता है अपना ओपीवी रहता है, ठीक है, ताकि बच्चों को प्रिवेंट किया जा सके। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी हो चुका है तो उसको रोक नहीं सकते, वो फिर यूज, क्योंकि इसमें क्या आता है ना, जहां पे तो थोड़ा पैरालिसिस का सिम्टम आ जाता है, पैरालिसिस का सिम्टम आ जाता है, ठीक है। अब देखिए ओपीवी क्या है, यहाँ पे थोड़ा बात करेंगे साइंटिफिक का बी सेल और टी सेल्स के बारे में, बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए अपना ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, ये सिर्फ मोस्टली इन्फेंट्स को होता है, जो बच्चे होते हैं ना मोस्टली उन्हीं को होता है, बच्चों को। अब यहाँ पे बी सेल और टी सेल की बात करते हैं। जो अपना ओरल पोलियो वैक्सीन होता है ना, ये एक तरह से जिसमें जो पोलियो वायरस होता है इसको वीकेंड फॉर्म में दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीकेंड फॉर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी भी अपना कोरोना वायरस का जो है ना ये डोज लगा होगा, तो उसमें आपको जो वैक्सीन रहता है उसमें छोटा सा वीकेंड फॉर्म ऑफ जो कोरोना वायरस रहता है वही रहता है, कोरोना वायरस ही आपके अंदर डाला जाता है, लेकिन वीकेंड फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको बी सेल और टी सेल का कॉन्सेप्ट समझाता है, ठीक है। देखिए अगर आपको तुरंत एक बड़ा वायरस ने अटैक किया तो आप बीमार पड़ जाओगे, लेकिन अगर उसी वायरस का एकदम छोटा सा चीज आपको अटैक किया तो आपको जो बॉडी है ना, बॉडी सेल्स, बी सेल्स, वो उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा और उसको ठीक कर दे। लेकिन अचानक बड़े वायरस ने अटैक किया तो वो फिर जानलेवा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बी सेल का कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए जब कोई वायरस अटैक करता है तो बी सेल को बंद कर देता है, ठीक है, बी सेल, हालांकि इसको बोन मैरो बोलते हैं, बोन मैरो इसको बोलते हैं। ये अपना व्हाइट ब्लड सेल्स जो रहता है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको लिम्फोसाइट बोलते हैं, लिम्फोसाइट्स,
लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, बी सेल और टी सेल, इसमें ये मोस्टली बोन मैरो रहता है, तो यही एंटीबॉडीज बनाता है। अब टी सेल्स क्या होता है, टी सेल्स का काम क्या रहता है बताओ। फॉर एग्जांपल ये अगर किसी वायरस ने आपको अटैक किया तो बी सेल्स को थोड़ा बंद कर देता है, मतलब बोलते हैं ना उसको ये सुला देता है, बेहोश कर देता है। अब टी सेल्स का काम क्या रहता है कि अगर आपको किसी वायरस ने, ये छोटा सा भी वायरस ने आपको अटैक किया, तो टी सेल्स का काम, ये हालांकि इसका फुल फॉर्म कुछ और होता है लेकिन समझने के लिए लेते हैं इसको ट्रांसफर सेल। ट्रांसफर सेल अब ये क्या करता है, अगर किसी वायरस ने आपको अटैक किया तो उस वायरस की जानकारी ये बी सेल तक पहुंचा देता है। अब बी सेल जो है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है और उस वायरस को खत्म करता है। ये इसका शॉर्ट एंड सिंपल तरीके में समझने के लिए हो गया कि बी सेल और टी सेल का डिफरेंस। टी सेल होता है कि कोई बीमारी की जानकारी बी सेल तक पहुंचाता है और बी सेल उसके खिलाफ दवाई बनाता है अपने बॉडी में अंदर ही, जिसको इम्यून सिस्टम भी आप बोलते हो कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब ये है कि जो आपका जो बी सेल है, जो आपका बोन मैरो सेल है, वो एंटीबॉडीज किसी के लिए भी तुरंत, किसी भी जो वायरस इसके लिए बना लेता है, तो उसी को बोलते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो होता है। अब अगर बोन मैरो थोड़ा सा कमजोर पड़ गया है और सो गया है, सपोज सो गया है, तो टी सेल्स उसको जगाता है कि भाई उठो, कोई वायरस आया है आपको अटैक करने के लिए, तो वही फिर तो ये उठता है और बोन मैरो एक नया एंटीबॉडी बनाता है उसके खिलाफ। तो उसके खिलाफ बनाते हैं जो कि वीकेंड फॉर्म में रहते हैं, वीकेंड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं ओपीवी और आईपीवी, ये ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया और इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस हो गया। यहाँ पे क्या रहते हैं, डायरेक्ट जो पोलियो वायरस का छोटा सा सिम्टम डाल देते हैं, ठीक है, ताकि बी सेल्स एंटीबॉडी बनाए और उसको खत्म कर सके। अब इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस में क्या रहता है ना, ये हीट किलिंग है, हीट किलिंग, मतलब ये आपके बॉडी में इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस डाल देंगे, ठीक है। अब आपके अंदर कभी भी अगर आने का चांस रहा तो उसको पहले खत्म कर देगा, ठीक है, हीट किलिंग। अभी अपना इंडिया में जो सिस्टम चल रहा है ये आईपीवी का सिस्टम चल रहा है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन कम ओपीवी। अगर बाय चांस ये काम नहीं किया तो फिर ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, ठीक है। ये अपना इसका थोड़ा शॉर्ट एंड क्लिप्स वे में हो गया। त्रिपुर नोएडा सूरत स्टॉप आउटपुट और हाई यूएस टैरिफ, देखिए स्टॉप आउट, खाली इस पे ध्यान रखिए। देखिए जो त्रिपुर नोएडा और सूरत हो गया, त्रिपुर जो है अपना तमिलनाडु में है, नोएडा तो आपको पता है दिल्ली में है, सूरत भी आपको पता है गुजरात में है। ये लोग टेक्सटाइल हब माने जाते हैं, टेक्सटाइल हब, मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल जो है आपका जीन्स हो गया, अपैरल्स हो गया, अलग अलग टी शर्ट वगैरह सबसे ज्यादा यही बनते हैं। सूरत को मैनचेस्टर भी बोला जाता है, नोएडा में भी, ये सब यहाँ पे कपड़े बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं। अभी इसने यूएस के टैरिफ की वजह से अपना प्रोडक्शन पूरा डाउन कर दिया, क्योंकि बोला कि वहां पे हमारा जो प्रोडक्ट्स है, जो भी सामान है, जींस वगैरह, कपड़े वगैरह जो भी हो गया, अपैरल्स हो गए, वो वहां बिकेंगे नहीं। देखिए एपेक्स एक्सपोर्टेड बॉडी फ्यू ऑन ट्यूसडे एक्सप्रेस द सीरियस कंसर्न ओवर हाई यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स, हाई यूएस टैरिफ ऑन इंडियन गुड्स and said textile and apparel maker Tirupur, Noida, Surat have halted production amid worsen cost competition। बस वही बताया है कि इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है क्योंकि यूएस का टैरिफ बहुत ज्यादा है, और इतना ज्यादा टैरिफ होने की वजह से, जो कि मैंने आपको इसमें समझाया, जो हमने थोड़ा इसमें डिस्कस किया कि बांग्लादेश के मुकाबले हमारा प्रोडक्ट, जो इंडियन प्रोडक्ट रहेगा, वो ज्यादा महंगा रहेगा। इस वजह से हमारा जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, वहां पे नहीं चल पाएगा ज्यादा, वहां पे बहुत कम चलेगा, इसीलिए इन लोगों ने अपना प्रोडक्शन रोक दिया है। बस यही इस आर्टिकल का मेन मोटो था। अब बात करते हैं यहाँ पे, बीजिंग रिजेक्ट्स जापान प्रोटेस्ट ओवर गैस फील्ड ऑन द डिस्प्यूट ईस्ट चाइना सी। पहले देखते हैं ईस्ट चाइना सी कहाँ पे है। ये है ईस्ट चाइना सी, ये रहा, ये है ईस्ट चाइना सी, ये अपना जापान का मैप है, ठीक है, ये अपना जापान है, ये ताइवान है। अब ईस्ट चाइना सी में यहाँ पे रियूक्वेंस आइलैंड आते हैं, रियूक्यू आइलैंड्स, ठीक है, रियूक्यू आइलैंड्स, ये आइलैंड जो है डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। एक आता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब ये 12 किलोमीटर तक रहता है, 12 किलोमीटर तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि इन दोनों का जो बाउंड्री है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे ये करता है। ये जो है एक आइलैंड है यहाँ पर रियूक्वेंस, जहाँ पे ये बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे हमारा, जापान बोलता है हमारा कंट्रोल है, हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। चाइना बोलता है नहीं, हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। तो चाइना वहां पे गैस फील्ड बना रहा है, गैस फील्ड, बीजिंग प्रोटेस्ट और गैस फील्ड वहां पे बना रहा है, ठीक है, ताकि जो वहां पे गैस है, मिनरल गैस वगैरह, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो वहीं पे चाइना, जो जापान और प्रोटेस्ट दिखा रहा है कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्या करे, चाइना इकोनॉमिकली पावरफुल है, ठीक है,
इसको कोई रोक ही नहीं पाता, ठीक है। तो वो बोले कि हम तुम्हारे प्रोटेस्ट को नहीं मानते, वो हमारा ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। और चाइना ने ये जो इसका साउथ चाइना सी है ना, यहाँ पे तो पूरा कंट्रोल कर रखा है, यहाँ पे तो कोई बोल ही नहीं पाता है इसको। जो अपना इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस वगैरह हो गया, ये इसको बोल ही नहीं पाते। एक और मैप आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला मैप है। यहाँ पे ये साउथ चाइना सी में ये पूरा जो ये कुछ भी करता हो, इसको कोई रोक ही नहीं पाता साउथ चाइना सी में। ना इसको फिलीपींस रोक पाता है, ना ब्रूनेई, ना फिर मलेशिया, ना इंडोनेशिया, इसको रोक ही नहीं पाता। ये पूरा 9 डैश लाइन के अंदर आता है, 9 डैश लाइन। ये बोलता है जितना भी 9 डैश लाइन के अंदर जो भी है वो सब हमारा है, ठीक है। तो ये इसकी दादागिरी चलती रहती है चाइना की, ठीक है। तो ये हो गया। अब थोड़ा जापान का मैप देख लेते हैं, ठीक है। जापान का मैप जो है ये 5 आइलैंड से मिलके बना है, ठीक है। सबसे ऊपर आता है अपना होकाइडो, ये रहा होकाइडो। ये है होकाइडो, ये है होन्शु, ये है शिकोकू, ये आइलैंड। सबसे बड़ा आता है इसमें, सबसे बड़ा इसमें आता है यही वाला होन्शु आता है, ठीक है। होन्शु, ये है होन्शु। ये है अपना शिकोकू, ये है क्यूशु। ये जो आइलैंड है क्यूशु, कितना 1 2 3 4, एक और है, 5 आइलैंड से बना हुआ है ये फुकुका है शायद से। एक और आता है फुकुका, क्यूशु, शिकोकू, होन्शु, होकाइडो, और एक यहाँ पे है एक आइलैंड, शायद से दिख नहीं रहा है, फुकुको है शायद से। तो ये आइलैंड से मिलके बना है जापान, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नंबर ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड हु लैक एक्सेस टू वाटर, 2 बिलियन। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन है 8 बिलियन, उसमें से 2 बिलियन लोगों के पास पीने का पानी, साफ सुथरा पानी है ही नहीं। सोचिए 2 बिलियन कितना होता है, 200 करोड़ के आसपास। द यूनाइटेड नेशन प्रोवाइडेड दिस फिगर वार्निंग दैट प्रोग्रेस टुवर्ड्स यूनिवर्सल कवरेज was moving now nearly quickly enough. The UN's Health and Children Agency said 1/4 people were without access to safe drinking water last year. मतलब टोटल 2 बिलियन, मतलब टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन आप इसका 1/4 लगा लो, 1/4 तो वही होता है अपना 2 बिलियन 200 करोड़, जिनको सेफ और जो अच्छा पानी है, सेफ और क्लीन वाटर को नहीं मिला। अब हम थोड़ा देखते हैं कि हमारा पानी है कहाँ पे। वेयर इज द अर्थ वाटर, दुनिया में टोटल कितना पानी है, उसके ऊपर देखते हैं कितना पानी है। देखिए जो अर्थ है उसके ऊपर आप मानते हो कि 70% जो है वो अपना ये वाटर से बना है, और बाकी जो 30% है वो अपना पूरा लैंड है। अब वो जो 70% जो वाटर है उसमें का जो 100% है, जो पूरा 70% है उसमें का 100% में का 96%, जो 96% है वो सिर्फ और सिर्फ ओशन में है। जो आपको पढ़ते होंगे पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, सिर्फ सॉल्टी पानी, खारा पानी सिर्फ 96%, ठीक है। और अदर सलाइन जो ब्रैकिश वाटर वगैरह हो गया ना, जैसे अपना ये हो गया, क्या बोलते हैं, ये वाला हो गया, कौन सा सी है वो, सॉल्ट वाटर सी, मैप, मैं नाम भूल रहा हूं उसका। कैस्पियन सी, ये देखिए कैस्पियन सी, कैस्पियन सी हो गया, अरायल सी वगैरह हो गया। ये सब जो है ये अदर सलाइन वाटर, ये देखा तो यही आपने जो ये कैस्पियन सी आ जाता है, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी जो कि मैप आपने देखा कैस्पियन सी, यहाँ पे ये रहा कैस्पियन सी, ये कैस्पियन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे मिला के 0.9% है सॉल्ट वाटर। अब सिर्फ 2.5% बच गए फ्रेश वाटर, ओनली 2.5। उसमें से भी ग्लेशियर एंड आइस कैप्स, जैसे अपने अंटार्कटिका हो गया, अंटार्कटिका में भी फ्रेश वाटर ही है। जो अंटार्कटिका है वो फ्रेश वाटर से बना, क्योंकि जो आइस रहता है मोस्टली फ्रेश वाटर से रहते हैं। एंड अदर आइस कैप्स जो भी अपने अंटार्कटिका में हो गया, या फिर जो अपने हिमालय वगैरह में हो गया ना, जो हिमालय वगैरह में हो गया, माउंट एवरेस्ट वगैरह हो गया, यहाँ पे फ्रेश वाटर से जो हमारी गंगा नदी बहती है, और भी जो गंगा यमुना ये सब, और जो अपना कौन सा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जो हो गया, ये सब ग्लेशियर से निकलते हैं। तो 68.7% यहाँ पे पानी है,
ग्राउंड वाटर जो आप नल से पानी निकालते, ट्यूबवेल से, जो कुआं से निकालते हो मोस्टली, ग्राउंड वाटर क्योंकि जमीन के नीचे बहुत पानी है, ठीक है, ये हो गया आपका 30%। अब उसमें से भी, क्योंकि ये तो हम पी नहीं सकते, जो ग्राउंड वाटर कहीं कहीं पे अवेलेबल, जैसे जहां पे इरिगेशन वगैरह तो वहां पे, तो ये थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से भी जो सरफेस में जो पी सकते हैं, जो हम पीते हैं मोस्टली, वो सिर्फ 1.2% है। 1.2%, 2.5% में का 1.2%, ठीक है। उसमें से भी ग्राउंड एंड आइस परमाफ्रॉस्ट, ग्राउंड एंड आइस जो अपना ये हो गया ना, ये कुछ ग्लेशियर्स वगैरह परमाफ्रॉस्ट हो गए, जहां पे पूरा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एग्जांपल ले लीजिए आप, जम्मू कश्मीर में भी कुछ कुछ जहां पे बर्फ जो ये ढका रहता है, अपना किश टावर हो गया, ठीक है, उस एरिया में जो परमाफ्रॉस्ट रहता है, तो वहां पे 69% है, ठीक है। ऐसे वाले पानी, ये हो गया लेक्स। अब लेक्स में भी ज्यादा पानी है, आपने जो ये सिर्फ यही पानी पी सकते हैं, ठीक है, लेक्स हो गया। अब लेक्स में भी एटमॉस्फेयर में 3% पानी है जो बचा हुआ है, ये हो गया लेक्स का। अब इसमें से जो बचा है ये एटमॉस्फेयर में 3% है, मतलब हवा में जो अपना रहता है, वो एटमॉस्फेयर में जो पानी रहता है वो अपना 3% है। लिविंग थिंग्स में जो पानी रहता है, आप में जो आपका बॉडी 70% से जो बना है, उसमें भी जो पानी है लिविंग थिंग्स में, वो भी 0.26% है। जो बोलते हैं ना कि ह्यूमन का जो शरीर है वो 70% वाटर से बना है, ये हो गया। रिवर में 0.49% है, 0.49%, मतलब सबसे ज्यादा लेक्स में है। लेक्स के बाद रिवर में और भी कम है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में बहुत सारा लेक है, ठीक है। फिर स्वैम्प हो गया, मार्शेस हो गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया, जो सॉइल में मॉइस्चर यहाँ रहता है ना, मॉइस्चर हवा में जो मॉइस्चर रहता है, सॉइल में मॉइस्चर रहता है, उसमें फिर रहता है, ठीक है। तो ये आज का आर्टिकल है गाइस, धन्यवाद। आज का हिंदी न्यूज एनालिसिस, ठीक है, धन्यवाद।